मणिपुर तबाह हो रहा है। इस पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो यह बता रहे हैं कि मणिपुर के प्रोटेस्ट में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कुछ इसके पीछे का रीजन भी। लेकिन डेट इज ऑल जस्ट हाफ इन्फॉर्मेशन। मिया ट्राइबल्स का इतना मैसिव प्रोटेस्ट क्रिएट करना कि 60 लोगों की जान चली जाए, 1500 से भी ज्यादा घर जला दिया जाए, 9000 से भी ज्यादा लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, मुझे बताना क्या कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट ऐसा हो सकता है? दिस इज डेफिनेटली इमोरल एंड सो आर द रीजन बिहाइंड इट। इन प्रोटेस्ट में आप मानो या ना मानो कुछ बहुत ही वायलेंट टेरिटरीज ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। ये भारत को इनस्टेबलाइज करने का एक प्रोपोगेंडा है। तो अगर आप मणिपुर की पूरी सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखो, इन प्रोटेस्ट के होने के 3 मेजर रीजन हैं। उनमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट रीजन है, बात कुछ ऐसी है ना, 1949 में जब मणिपुर को इंडिया में इंक्लूजन दिया गया था, तब माइतीज के एसटी स्टेट्स को निकाल दिया गया था, क्योंकि तब वो एक मेजोरिटी कम्युनिटी थी। लेकिन आज वही अपने स्टेट में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के नंबर स्ट्रिंग होते जा रहे हैं, जो आप इस ग्राफ को भी देखकर समझ सकते हो। और कुछ इसी वजह से शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर 2003 में माइतीज के एसटी में इंक्लूजन के लिए पिटीशन भी लिख रही है, जो अब जाकर कहीं 10 साल बाद हाईकोर्ट ने कंसिडर करना शुरू किया है। अब माइतीज के स्टेट की मांग के पीछे कुछ बड़े रीजन है। वो ना अपने एंसेंट्रल लैंड्स और आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस एसटी स्टेट से उन्हें कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे नंबर 1 एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, नंबर 2 गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू ट्राइबल सब प्लान्स, और नंबर 3 अपने ट्रेडिशनल लैंड्स का प्रोटेक्शन। मगर वहीं पर कुकीज इस डिसीजन को यह कहकर अपोज कर रहे हैं कि माइतीज को खुद मेजोरिटी रहकर कैसे एसटी स्टेट देना चाहिए, क्योंकि इस स्टेट के बाद उन ट्राइबल्स कम्युनिटी वालों के पास कोई भी रिजर्वेशन और बेनिफिट्स नहीं रहेंगे जो वाकई में इनके हकदार हैं। और तो और उन माइतीज को ऑलरेडी एससी और ओबीसी का स्टेट दिया गया है। देखिए, कुकीज ये कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी माइती कम्युनिटी के लोग सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टनर्स में ऑलरेडी वेल प्लेस्ड हैं, तो क्या उन्हें एसटी स्टेट देकर ट्राइबल्स कम्युनिटी वालों के लिए अपॉर्चुनिटी को कम किया जाए? दूसरा मेजर रीजन है लैंड राइट्स मिलना। माइतीज मेजोरिटी होते हुए भी वह अपने स्टेट्स में लैंड नहीं ले सकते। बात कुछ ऐसी है ना कि 1960 के लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत हिली डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया में सिर्फ ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग ही जमीन ले सकते हैं। लेकिन अब रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एक ज्वाइंट सर्वे कंडक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों को या गाँव को एविक्ट किया जाएगा जो भी फॉरेस्ट रिजर्व में इलीगल सेटल हुए हैं। इसका रीजन बताते हुए गवर्नमेंट ने यह स्टेट किया कि ये एक्शन उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए इलीगल पॉपी कल्टीवेशन करते हैं। उनका मतलब ये सारे इलीगल बिजनेस कुकी कम्युनिटी के मिलिटेंट्स करते हैं, जो गोल्डन ट्रायंगल्स में ड्रग्स भेजने में हेल्प करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल एक इनफेमस ओपीएम प्रोड्यूसिंग रूट है जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को जोड़ता है, और इन्हें हेल्प करती थी मणिपुर और म्यांमार के बीच 400 किलोमीटर लंबी अनफेस्ड बॉर्डर जो करीब 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में फैली हुई है। इन रिफॉर्म्स पर कुकीज का कहना है कि उन्हें उनके एंसेंट्रल जगह से हटाने पर कहीं न कहीं उनका कल्चर हेम्पर होगा और उनकी आइडेंटिटी खो जाएगी। और इसी बीच माइती का यह कहना है कि एसटी स्टेट्स मिलने से जहां उन्हें हिली एरियाज में लैंड्स खरीदने का प्रोविजन था, वही अब उन पर नहीं रहेगा और वो अपने ही स्टेट्स में कहीं भी लैंड्स आसानी से नहीं खरीद सकेंगे। उन दोनों भी कम्युनिटीज में टेंशन बस यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन राइट्स का तीसरा सबसे छुपा हुआ रीजन है पॉलिटिकल पावर। देखो, मणिपुर में टोटल 60 एमएलए सीट्स हैं, जिसमें से 40 मेथड डोमिनेट वाली रीजन में है, यानी सिर्फ 10% एरियाज वाले में, और वहीं पर बचे 20 सीट्स 90% एरियाज वाले हिली रीजन में फैली हुई है, जो ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा डोमिनेटेड है। और इसी वजह से कहीं न कहीं कुकीज और नागा ट्राइबल्स को एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ पावर फील होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट माइती गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन ट्राइबल्स कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर रही है। इनफैक्ट कई जगह पर आप तो ये भी देखोगे कि इस इशू को एक रिलीजियस एंगल भी दे दिया जाए। और वहीं पर दूसरी तरफ बेंगलोर मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक स्टेटमेंट में यह मेंशन था कि क्रिश्चियन ने हिंदू के घर जला दिए। यह सारी सिचुएशन जहाँ सिर्फ मेदी और कुकीज के बीच थी, अब इस पर हिंदू और क्रिश्चियन का भी टेक लग गया। तो मणिपुरीज को यह समझना होगा कि कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स इस नैरेटिव को यूज करके अपने बेस्ट इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, तो इसमें लॉस सिर्फ मणिपुरीज का ही हो रहा है। देखिए, मणिपुर की बात की जाए ना, तो यहाँ की पॉपुलेशन का 53% मेजोरिटी मैथल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ये लोग मेजरली वहाँ के कैपिटल इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में ही कंसिडरेटेड हैं। वहीं पर 47% मेजोरिटी ट्राइबल्स कम्युनिटी की है, जिसमें मेजरली कुकीज और नागास हैं, जो मणिपुर के बच्चे 90% हिली एरियाज में रहते हैं। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल ट्रूथ, एक
बार इस प्रोटेस्ट के ब्रीफ को भी समझ लेते हैं। देखिए हुआ यह है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुरी गवर्नमेंट को यह कहा है कि मियर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइबल्स का स्टेटस देने के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि मैती लोगों का यह कहना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से कई इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर आते हैं और सेटल होकर उनकी जमीन और जॉब छीन लेते हैं, और इसीलिए एसटी का स्टेटस मिलने से मैती कम्युनिटी को अपने अपॉर्चुनिटीज खोने का डर नहीं रहेगा। इससे वो अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर्स को प्रिजर्व कर पाएंगे। जो मणिपुर में जैसे हमने डिस्कस किया 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, नागास, कुकीज और मैथल, बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। इनके कई सब ग्रुप्स भी हैं। इनमें से मैथल मेनली मणिपुर के वैली रीजन्स में रहते हैं, तो कुकीज और नागास मणिपुर के हिली एरियाज में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। बट ओवरऑल स्टेट इंडिया की तीसरी बीपीएल स्टेट है, और इसीलिए वहाँ के ट्राइबल्स का यह मानना था कि इंडियन गवर्नमेंट उनको लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उनका यह मानना है कि यह स्टेट काफी नेग्लेक्टेड है, और इसीलिए इस एरिया में कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स भी जन्म ले चुके हैं, जिसकी शुरुआत बाय द वे हुई थी 1964 में, जब यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री बनाने की डिमांड रखी थी। और इसी बीच 30 इंसर्जेंट ग्रुप्स स्टेबलाइज हुए थे, जिन्होंने एक न्यू इंडियन स्टेट बनने से लेकर कई अलग अलग डिमांड सामने रखे थे। इस पॉइंट से मणिपुर की इंटरनल सिक्योरिटी काफी ज्यादा हैम्पर होना शुरू हो गई थी, और एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स और कई सारे क्राइम्स में काफी ज्यादा राइज होने लग गया था, जिसे देखकर 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर को एक डिसस्टेबल स्टेट डिक्लेयर करके वहाँ पर आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट AFSPA इम्पोज कर डाला। इसके बाद से वहाँ पर इंसर्जेंट्स काफी हद तक कम होने लग गए, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट अब यह इंसर्जेंट ग्रुप इंटरनल क्राइसिस का भी रीजन बन सकता था, बिकॉज नागास को अपना अब सेपरेट नागालैंड कंट्री हर हाल में चाहिए था, जिसकी सेपरेट एक्टिविटीज NSCNIM द्वारा ओवरऑल नागालैंड और नेबरिंग स्टेट में चलाई गई, और जिसे पाकिस्तान के ISI और चाइना ने डायरेक्टली सपोर्ट किया, जो आज भी मणिपुर में खुले आम सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट 12 घंटे के शटडाउन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो बाय द वे इन्हीं सर्जेंट्स ग्रुप द्वारा दिए गए हैं। अब इन सेपरेट स्टेट्स की डिमांड से इनडायरेक्टली खतरा कुकीज और बाकी के ट्राइबल्स पर भी आया, बिकॉज नागास ने 1990 के अराउंड 900 कुकीज लोगों को मारा था और उनके 350 गाँव को पूरी तरीके से उजाड़ डाला था। सेम यही खतरा वैली में रहने वाले माइतीस को भी फील हुआ। माइतीस भी अपने एंसेस्टर्स जमीन को किसी और ट्राइबल्स के हाथ में जाने से बचाना चाहते हैं, और इन्हीं सारी इंसर्जेंट्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी ट्राइबल्स के बीच SOO एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन फिर 2008 में साइन हुआ SOO एग्रीमेंट, जिससे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी हद तक कंट्रोल में रखा, बिकॉज उनके क्लोज में काफी पीस कीपिंग की तरह एम थे। मगर 10 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने इस SOO यानी स्पेशल ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन करके कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को निकाल दिया, क्योंकि ये एक पीसफुल ट्रिपटाइट एग्रीमेंट था, जिसके सिग्नेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और 25 इंसर्जेंट ग्रुप थे। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सीज फायर का डिसीजन लिया गया था, जिसके बदले में गवर्नमेंट उन ग्रुप्स के मिलिटेंट्स को पर मंथ 3000 रूपए देगी, और वही उसके लीडर्स को 5000, ताकि इस इंसर्जेंसी को एंड करने तक वो पूरे स्टेट में टेरर न फैलाए। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने उन रिबेल्स ग्रुप्स में से 3 ग्रुप्स के साथ इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया, और ये रीजन दे कि वो मिलिटेंट्स म्यांमार से इमिग्रेंट्स का इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसी तरह इलीगली उन हिली एरियाज में पॉपी कल्टीवेशन भी करते हैं, यानी ड्रग्स को उगाकर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। सो बेसिकली कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो है ना, वो मणिपुर में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसेंटली रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जिन ग्रुप्स को उन एग्रीमेंट से निकाला गया है, अब वही इन प्रोटेस्ट में अपने हथियार लेकर उसे और वायलेंट बना रहे हैं, जिसमें 7 गन, 2 मैगजीन, 3 बेस्ट और 33 बुलेट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रिकवर किया गया। लेकिन इन सब में नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वहाँ की आम जनता का। These are the people who have been surviving for a year inside Manipur's relief camp. बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। एक बाप का दिल तो दुख होता है ना।